नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू हिंदी हॉरर्स। इस चैनल पर मैं आपको सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनाता हूँ जो कि रियल लाइफ के किस्सों और इंसिडेंट्स पर आधारित हैं। सो सिट बैक विद योर फेवरेट ड्रिंक, रिलैक्स एंड एंजॉय द स्टोरी। मेरा नाम निक्की है। जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ ये हमारे साथ तब हुई थी जब मैं 16 साल का था। इस घटना ने हमारे पूरे मोहल्ले को बुरी तरह से हिला कर रख दिया था और इसके बाद हमने किसी भी अजनबी पर भरोसा करना ही छोड़ दिया था। बात गर्मियों की थी। उस समय धूप अपने चरम पर थी। हर कोई अपने अपने घरों में दुबका रहता। सिर्फ शाम होते होते थोड़ी हलचल देखने को मिलती। हमारे मोहल्ले में ऐसे समय जितने भी घरों में मेड लगी हुई थी वो सब परेशानी में रहते, क्योंकि गर्मियों की वजह से या तो उनके घरों की मेड आती नहीं थी या फिर आए दिन छुट्टी मारती रहती। ऐसे सारे घर एक दूसरे से अक्सर पूछते रहते कि उनकी नज़र में कोई अच्छी मेड है तो बताएं। ऐसे ही ज़रूरत के समय वो हमारे मोहल्ले में काम की तलाश में आई। वो मेड कमला। हमारे मोहल्ले में अगर किसी मेड को काम पर रखा जाता था तो किसी दूसरे की सलाह पर ही। किसी अनजान को उन्होंने आज तक काम पर नहीं रखा था। क्योंकि कमला को यहाँ मोहल्ले में कोई जानता नहीं था, इसलिए उसे मेड का काम मिलने में समस्या आ रही थी। आखिरकार उसे एक जगह काम मिला, शिल्पा आंटी के यहाँ। कमला ने आंटी को भरोसा दिलाया कि वो जी जान से काम करेगी और छुट्टी बिल्कुल नहीं मारेगी। शिल्पा आंटी को वैसे तो उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो अपनी खुद की मेड से इतना तंग आ चुकी थी कि उन्होंने कमला को एक मौका देने का फैसला कर ही लिया। समय के साथ पता चला कि शिल्पा आंटी का फैसला सही था। कमला सच में बहुत मेहनती थी। वो कभी छुट्टी नहीं मारती, हमेशा टाइम से आती और काम भी बहुत अच्छी तरह से करती थी। शिल्पा आंटी ने कमला की तारीफें दूसरे लोगों के सामने भी इतनी की कि वो लोग भी कमला को अपने घर में काम देने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे कमला को इतना काम मिलने लगा कि मोहल्ले के लगभग 80% घरों पर वही काम करती थी। और काम मिलने पर अब उसे मना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास औरों के लिए काम करने का समय जो नहीं था। गर्मी अभी भी अपने चरम पर थी, लेकिन कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल दिखने लगे। ये बादल रात को लगते थे। इन बेमौसम के बादलों को देखकर हम सभी हैरान थे, क्योंकि किसी भी वेदर फोरकास्ट में बादल लगने का जिक्र नहीं किया गया था। हमारी मुख्य चिंता बेमौसम की बारिश से थी। ऐसी बारिश अक्सर बीमारियों को भी साथ लेकर आती थी, लेकिन हमने कहाँ सोचा था कि ये काले बादल बेमौसम के नहीं बल्कि मुसीबत के थे। गर्मियों के बढ़ने के साथ ही बच्चों को होने वाली बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। इसका मुख्य कारण लू और डिहाइड्रेशन होता है। उन गर्मियों में भी ऐसा ही हुआ। मोहल्ले के बच्चे बीमार पड़ने लगे। उनमें से एक बच्चा कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गया था। मुझे याद है उसके घर में कई लोग उसे देखने और उसके माँ बाप से मिलने आए थे। मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर पर गया था। जब मेरे मम्मी पापा उस बच्चे के मम्मी पापा से बातें कर रहे थे, तब मैं उस बच्चे से मिलने उसके कमरे में गया। उस बच्चे का नाम बिट्टू था। वो सिर्फ 8 साल का था। अंदर कमरे में देखा, वो अपने बेड पर बैठा हुआ था। कमरे में अंधेरा था। दूसरे कमरे से आ रहा बस हल्का सा थोड़ा उजाला था, जिसमें से मैं उसको देख पा रहा था। वो बेड पर बैठा हुआ सिर झुकाकर नीचे देख रहा था। देखने में ही वो कमजोर सा हो गया था। शायद उसका डिहाइड्रेशन बहुत बढ़ चुका था। मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं धीरे से उसके पास गया और बेड पर एक तरफ बैठ गया। फिर मैंने उसे धीरे से कहा, हेलो बिट्टू। बिट्टू ने धीरे से अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखें भी अंदर की ओर धंसी हुई दिख रही थी और आंखों से ही वो बेहद उदास सा दिख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा तो ज़रूर, लेकिन उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। उसने फिर से अपना सिर झुकाया और नीचे देखते हुए बैठा रहा। मुझे लगा कि शायद वो आराम करना चाहता है और शायद ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो रखा है, इसलिए मुझे जवाब नहीं दे रहा। मुझे उसकी हालत पर बड़ा तरस भी आ रहा था। लेकिन उस कमरे में मुझे एक अजीब तरह की उदासी महसूस हो रही थी, जैसे इस कमरे में कोई भी कभी खुश नहीं रह सकता। इसके साथ ही साथ मुझे वैसा अनुभव हो रहा था जैसा हमें तब होता है अगर कोई हमें घूर कर देख रहा हो। ऐसा लग रहा था उस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी है जो हम दोनों को ही देख रहा है। जितना समय मैं उस कमरे में बिताता, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं शायद बिट्टू को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसलिए मैं फिर उठकर जाने लगा। मैं उस कमरे के दरवाजे तक पहुँचा होऊंगा कि मुझे बिट्टू ने आवाज़ दी, भैया प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, लाइट अंदर आ रही है, उसे उजाला पसंद नहीं। मैंने अच्छे से सुना कि बिट्टू ने बोलते समय किसी को उसे कहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे परेशान करना और ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं समझा और जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मैंने उसे पूरा कस के नहीं लगाया, बस जैसे हल्के से ढक दिया। मेरा सोचना था कि अगर वो अंदर से आवाज़ देगा तो हो सकता है कि बाहर सुनाई ना दे, क्योंकि वो अभी बीमार और कमज़ोर है तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं लगा सकता। इसीलिए मैंने पूरा दरवाज़ा नहीं लगाया। दरवाजे को हल्के से ढकने के बाद मैंने जैसे ही दरवाजे का हैंडल छोड़ा, तभी दरवाज़ा तेज़ी से भड़ाक की आवाज़ के साथ कस कर बंद हो गया। ये ऐसे था जैसे किसी ने दरवाजे को अंदर से ज़ोर से धकेला हो। मुझे लगा शायद ये बिट्टू ने अंदर से बंद किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो फ़िलहाल उठकर दरवाज़ा बंद करने की ताकत में है भी या नहीं। लेकिन दरवाज़ा लगने के साथ मैं बाहर के कमरे में आ गया। अंदर दरवाज़ा बंद होते साथ ही बिट्टू अंधेरे कमरे में फिर से बंद हो गया। मेरी उस दिन नज़र बिल्कुल नहीं गई और ना ही मुझे पता चला, लेकिन कई सालों बाद मुझे बिट्टू ने बताया कि जब मैं दरवाजे के पास खड़ा था और उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, उस समय मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा था, अंधेरे में चुपचाप से छुपा हुआ। कुछ दिनों बाद मोहल्ले का एक और बच्चा बिट्टू के ही जैसे बीमार हो गया। उसकी बीमारी भी बिट्टू के ही जैसे एक बुखार से शुरू हुई, लेकिन उसकी माँ ने हमें बीमारी से जुड़ी एक और बात बताई। उन्होंने बताया कि बुखार की हालत में उनका बच्चा नींद में चिल्लाता है कि कोई उसे लेने आ रही है और वो हमसे उससे बचाने के लिए चिल्लाता रहता है। उस बच्चे के इस व्यवहार पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बुखार की हालत में कई बार लोग नींद में चिल्लाते हैं, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए था कि ये बुखार नॉर्मल नहीं है। लगातार दवाइयों और डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी ये दोनों बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे थे। उस दूसरे बच्चे की हालत भी अब बिट्टू के जैसी हो चुकी थी। वो भी बेड पर दिन भर बैठा रहता। उसकी भी आंखें अंदर की ओर धंस गई थीं और वो बेहद कमज़ोर हो चला था। हम सभी मोहल्ले वाले उससे और उसके परिवार से मिलने उसके घर में आए हुए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन हुआ कि उस बच्चे को देखते हैं। वो अपने कमरे में ही था और कमरा बाहर से बंद था। किसी वजह से मुझे पक्का पता था कि अंदर अंधेरा होगा। मैं उसके कमरे के पास धीरे से गया ताकि कोई बड़ा मुझे देख न ले। उसका दरवाज़ा मैंने धीरे से खोला और अंदर देखा। अंदर सच में अंधेरा था। मुझे कुछ 30 सेकंड लगे मेरी आंखों को अंधेरे के अभ्यस्त होने में। अब मुझे अंदर ठीक ठीक दिखने लगा था। वो बच्चा बिट्टू की ही तरह बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपनी पीठ मेरी तरफ की थी, पर समझ में आ रहा था कि उसने अपना सिर झुकाया हुआ है। वो इसी तरह अंधेरे में कुछ देर बैठा रहा। न जाने कितने समय से वो उसी हालत में बैठा हुआ था।
तभी मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। अंधेरे में भी अगर सभी चीजें स्थिर हैं तो हलचल साफ समझ में आ जाती है। मुझे हलचल उसके बेड के नीचे से दिखी। बेड से लटकी उसकी चादर नीचे से थोड़ी हिल रही थी। मेरे देखते ही देखते वो चादर ऊपर उठी और उसके नीचे से कुछ निकला, कुछ पतला सा, एक लकड़ी जैसा। लेकिन यह था क्या? उस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी ताकि मुझे और साफ दिखे, लेकिन मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक वो चीज और बाहर नहीं निकली। ये एक हाथ था, एक लंबा पतला सा हाथ, जैसे सूखी लकड़ी का हो। ये हाथ धीरे से बाहर निकला और ऊपर जाकर उस बच्चे के सिर पर जा लगा, और फिर ये हाथ उसका सिर सहलाने लगा, वैसे ही जैसे हम बच्चों को पुचकारते हुए उनके सिर पर हाथ फेरते हैं। उस हाथ के सिर सहलाने से वो बच्चा कांपने लगा। पता नहीं वो डर की वजह से कांप रहा था या फिर फीवर की वजह से। नीचे से निकला हुआ यह हाथ जिसका भी था, पूरे समय वो बेड के नीचे ही रहा। उसका हाथ ही इतना लंबा था कि बेड के अंदर से ऊपर सीधा उसके सिर को सहलाने के लिए काफी था। उस चीज को बिस्तर के नीचे से निकलने की जरूरत भी नहीं थी। मैं जो भी देख रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो खुद पर शक भी हो रहा था कि मैं सही देख भी रहा हूं या मेरा दिमाग मेरी नजरों के साथ कोई खेल खेल रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में मैं समझ गया कि जो भी मैं देख रहा हूं वो सच है। यह डरावना नजारा देखकर मैं डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने कोई हड़बड़ी नहीं की। मैं धीरे से पीछे हटा और वापस अपने मम्मी पापा के पास चला गया। किस्मत से वो बस वापस अपने घर जाने ही वाले थे। मैं अपना डर छुपाता हुआ चुपचाप से उनके साथ चला गया। घर पहुंचकर मैंने मम्मी को सब बताया जो भी मैंने देखा था। पहले तो उनको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरे बार बार कहने पर आखिर उन्होंने मेरी बात पर ध्यान दिया। मेरी मम्मी के भाई यानी मेरे एक मामा हैं जो कि पंडिताई का काम करते हैं। उन्हें इन सब बलाओं का आभास हो जाता है। मम्मी ने रात को ही उनसे बात की और उनको अगले दिन के लिए बुलाया। वो चाहती थी कि एक बार वो बस आकर उन लोगों के घरों में देख आए कि उनको कुछ वहां पर आभास होता है या नहीं। अगले दिन मेरे वो मामा आ गए। वो खुद भी मोहल्ले वालों और बीमार बच्चों के परिवारों को जानते थे, इसलिए उनसे मिलने और बच्चों का हालचाल पूछने के बहाने से वे उनके घर में पहुंच गए। कुछ देर बात करने के बाद बच्चों से मिलने का बहाना करके मैं और मामा अंदर उसी कमरे में पहुंचे। उस समय मेरी मम्मी बाहर ही बच्चों के माँ बाप के साथ बातें कर रही थी। अभी दिन का समय था तो कमरे में पूरा अंधेरा नहीं था, लेकिन सभी खिड़कियों पर पर्दे लगाकर रखे गए थे। अंदर वो बीमार बच्चा बेड पर सो रहा था। उसके माँ बाप ने बताया था कि जब से ये बीमार हुआ है तब से ये दिन में ज़्यादा सोता है। मेरे मामा अंदर कमरे का जायजा लेने लगे। उनको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उनको भी यहाँ पर कुछ न कुछ खटक रहा है। मैंने मामा को पहले ही बता दिया था कि मुझे बेड के नीचे से हाथ के जैसा कुछ दिखा था। मैंने उनको इशारों से बताया कि बेड के नीचे भी देखो। मेरी खुद की हिम्मत नहीं थी नीचे देखने की, इसीलिए मैंने उनसे देखने को कहा। मामा अपने घुटनों के बल बैठ गए और धीरे से चादर ऊपर करके नीचे देखा। फिर उन्होंने उठकर मेरी तरफ देखा और ना में इशारा किया। नीचे कुछ भी नहीं था। उनकी ना सुनकर मुझे राहत भी महसूस हुई और मन ही मन सवाल भी उठने लगे। क्या मैंने जो देखा वो सच में मेरा वहम था? मामा अभी भी कमरे का जायजा ले रहे थे। कुछ सोचकर उन्होंने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया। उसके हटते साथ ही कमरे में बाहर से उजाला आने लगा। हमने तब महसूस किया, अंदर उजाला होने के साथ ही कमरे में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। 5 मिनट में ही कमरा इतना ठंडा हो गया कि मुझे कंपकंपी आने लगी। मामा जैसे कुछ समझ गए।
उन्होंने धीरे से पर्दा वापस बंद किया और मुझे लेकर कमरे से बाहर आ गए। बाहर कुछ देर वो उस परिवार के साथ औपचारिकता निभाते हुए बातें करते रहे और फिर हम सभी घर आ गए। मैं सुनना चाहता था कि मामा क्या कहने वाले हैं। घर पहुंचकर मामा ने गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, उस बच्चे पर काला जादू किया गया है। एक काली शक्ति उसके जीवन की ऊर्जा खींच रही है। ये ऊर्जा फिर जरूर किसी दूसरे को दी जा रही है। मामा की बात पर मम्मी ने फिर डरते हुए पूछा, फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कर रहा है ये? मामा ने उनको जवाब दिया, काला जादू करने के लिए उस बच्चे की कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल की जा रही है। जितने समय से वो बीमार है और जिस तरह का काला जादू उस पर किया गया है, उसको देखकर लगता है बच्चे की कोई चीज़ लगातार घर से बाहर जा रही है। वो खुद काफ़ी समय से घर से नहीं निकला, मतलब कोई उसके घर से उसकी चीज़ों को बाहर ले जा रहा है। मामा की ये बात कहते साथ ही मेरे और मम्मी के दिमाग में एक ही नाम आया, कमला। मम्मी ने तुरंत उस बच्चे की माँ को फ़ोन किया और कमला पर नज़र रखने के लिए कहा। उन्होंने सब कुछ नहीं बताया कि क्यों, बस इतना कहा कि अगर उसकी हरकत थोड़ी सी भी अजीब लगे तो उसको पकड़ कर रखना और हमें बताना। अगली सुबह सुबह हमें उन आंटी का फ़ोन आ गया। उन्होंने बताया कि कमला को उन्होंने घर से निकले कूड़े में से बालों को निकालते और छुपाकर ले जाते हुए पकड़ा है। हम सभी मोहल्ले वाले वहां पहुंच गए और कमला से सख्ती से पूछताछ की। आखिर उसने काला जादू करने की बात कबूल कर ली, लेकिन काला जादू करने की जो वजह उसने बताई वो सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने हमें बताया कि असल में वो काला जादू दूसरों को ठीक करने के लिए करती है। यही उसका असली काम है। उसके पास ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी है और ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जब डॉक्टर जवाब दे जाते हैं तो काला जादू ही उनकी आखिरी उम्मीद होती है। ऐसे लोगों के आने के बाद कमला दूसरों के घरों में मेड के रूप में जाती है। वो ऐसे घरों को चुनती है जहां स्वस्थ बच्चे हों और फिर वो उन पर टोटका करती है। एक काली शक्ति इन बच्चों से उनकी ऊर्जा लेकर उस बीमार इंसान में डालती रहती है। इसके प्रभाव से वो बच्चा दिन ब दिन बीमार होता रहता है, लेकिन वो बीमार इंसान धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। इस प्रक्रिया की वजह से कई बार बच्चे खुद बलि चढ़ जाते हैं। इस काम को करने का कमला मोटा पैसा भी लेती थी और काम को अंजाम देने के बाद वो उस इलाके को छोड़कर गायब हो जाती थी। कमला के इस खुलासे के बाद हम सभी सख्ते में थे। बिना खोज पड़ताल के एक अनजान को काम देने का खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ा था। कमला को पुलिस में दे दिया गया और उसके घर से उसका सारा सामान भी जब्त कर लिया गया। 2 दिन काले जादू की विधि ना करने की वजह से बीमार बच्चे आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने लगे। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए। 4 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गए।
पूरी तरह से ठीक होने के बाद बच्चों ने बताया कि बीमारी शुरू होते समय उनके सपनों में एक डरावनी औरत आती थी। वो बेहद लंबी और पतली सी थी। उसकी शक्ल भी बेहद बदसूरत और डरावनी थी। ये औरत हर रात इनके सपने में आती और फिर इन्हें डराती। वो इनसे कहती थी कि अगर उन्होंने कमरे में पर्दे नहीं लगाए और लाइट्स बंद नहीं की तो वो इन्हें ऐसे ही डराती रहेगी। लेकिन पर्दे लगाने और लाइट्स बंद करने के बाद भी ये नहीं रुकी, बल्कि उसके बाद तो ये सपने में नहीं बल्कि बच्चों को सामने हकीकत में दिखने लगी। ये औरत इन बच्चों के कान में हर दिन सुबह शाम कहती कि अगर किसी को बताया या फिर कमरे में उजाला किया तो वो उनको और उनके मम्मी पापा को मार डालेगी। बदले में वो सिर्फ बच्चों के सिर पर हाथ फेरना चाहती थी। बच्चों ने ये भी बताया कि जब वो उनके सिर पर हाथ फेरती थी तो उनको बेहद कमजोरी और ठंड लगने लगती। ठंड के मारे वो बेचारे बच्चे कांपने लगते थे।
मामा ने उस बला के इस व्यवहार का कारण बताया। वो बला बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर उनकी ऊर्जा सूखती थी। इस हादसे का हमारे पूरे मोहल्ले पर गहरा असर पड़ा था। इस घटना के बाद से हमने किसी भी अनजान इंसान को घर पर काम देना तो दूर, घर पर बुलाने से ही तौबा कर ली थी।